हमने सारा मंजरनामा डिस्कस किया, ईरान से लेकर अमेरिका तक, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, लेकिन पिक्चर से जो गायब था वो भारत था। तो हम भारत के साथ भी ज़रा याद कर लेते हैं अपने मामलात को, क्योंकि हम तो करें ना करें, हमारा फ़ॉरेन ऑफिस इस पर तबसरा करे ना करे, इंडियन अखबारात में ज़रूर छप रहा है। अभी हम ट्रैक 2 या ट्रैक 1.5 के हवाले से बात करेंगे, और इस सेगमेंट में फिर हम आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, नई हिकमत अमली अनाउंस होने जा रही है, उस पर मीटिंग्स होने जा रही हैं, उस पर सेठी साहब का इनपुट भी लेंगे। अच्छा सेठी साहब, मैंने आपसे इससे पहले भी जाना, जब भी ये खबर आई, जैसे ही आई, इंडियन एक्सप्रेस में 2-3 बार इस खबर को हाईलाइट किया गया, हिंदुस्तान टाइम्स में भी उन्होंने बताया अपनी इस खबर में भी कि 17 अप्रैल को हमने सबसे पहले इस बारे में बात की, और दोबारा से अब उन्होंने ये खबर छापी है, लेकिन इसमें कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। मैं चाहूँगी कि मैं आपके सामने वो डिटेल्स रखूँ। हमें इससे पहले जो डेलीगेशंस हैं उनकी कंपोजिशन का नहीं पता था, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की जो स्टोरी है वो बता रही है कि उसमें एक्स आर्मी चीफ है इंडिया की तरफ से, ये इंडियन डेलीगेशन है, इंडियन वफ्द में एक्स जनरल सेक्रेटरी बीजेपी, अब वो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के एक थिंक टैंक के, उनका नाम राम माधव है, जबकि जो एक्स आर्मी चीफ है वो जनरल MM नरवाणे हैं, और एक साबिक भारतीय डिप्लोमेट है जिन्होंने 90s में इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में सर्व किया हुआ है। और जबकि पाकिस्तान की तरफ से हमारी शहरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, किसी ज़माने में अमेरिका में सफ़ीर भी रही हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री से एक खाजी सर्विस सफारतकार हैं, DG साउथ एशियन साक सजाद हैदर खान, और मेजर जनरल असफन यार अली खान साबिक ISI एहलकार है, उन्होंने सर्व किया हुआ है मैकनाइज्ड डिवीज़न में, उसको कमांड कर चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस खबर की जो भी तफसीलात हैं, आपने भी अटेंड किया हुआ है, ट्रैक 2 सेशंस देखे हुए हैं, तो आप इस पर रोशनी डालें कि इसके ये बताएं ना, ये खबर कहती क्या है, मैं वन बाय वन आई कैन टॉक अबाउट। वो ये कह रहे हैं कि इसके वहाँ पर कोलंबो में, यानी श्रीलंका में जो सेशन हुए हैं, मुलाकात हुए हैं, उसमें और भी ममालिक थे, जिनमें श्रीलंका है, UK है, मालदीव्स हैं, वो भी इसमें इन्वाइटेड थे। उसमें US असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स पॉल कपूर वो भी आए हुए थे, और बाकायदा उन्होंने डिनर दिया, जिसके इन्वाइटीज़ में सिलेक्टेड लोग थे, और उनमें इंडियन और पाकिस्तानीज भी शामिल थे। तो वहाँ इन दोनों ममालिक के दरमियान पानी का मामला हो गया, टेररिज्म का मामला हो गया, और क्राइसिस के दरमियान कम्युनिकेशन का मामला हो गया, इन चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है। कल आपने बताया था कि नतीजा क्या निकल सकता है, अब आप बताएं कि ये किस नौइयत की बातचीत है, और इसे किसकी सरपरस्ती हासिल है या आशीर्वाद हासिल है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे कुछ इन चीज़ों के बारे में कुछ इल्म है, मैंने भी कुछ ऐसे सेशंस अटेंड किए हैं पहले जी, हाल ही में नहीं, इससे पहले, तो आई नो ये ट्रैक 2 क्या होता है और इसमें होता क्या और क्या नहीं होता। अच्छा, मगर ये जो ट्रैक 2 है, इसमें कुछ थोड़ी सी फ़र्क है फ्रॉम द अर्लियर ट्रैक 2s। पहली बात तो ये है कि आर्मी के सीनियर रिटायर्ड लोग इंडिया की तरफ से नहीं आए, हमारी तरफ से एक आध आ जाते हैं, मगर इंडिया की तरफ से इतने लेवल के लोग नहीं आए। अच्छा, इन इस किस्म के ट्रैक 2 में मैं तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में भी गया हूँ जहाँ जनरल सुंदर जी भी आते थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो कि इंडिया के चीफ रहे हैं, तो मतलब वो और चीज़ थी। तो वो अमेरिका वो कॉन्फ्रेंसेस करवाता था इंडो पाकिस्तान की अमन के लिए, तो उसके अंदर जर्नलिस्ट भी आते थे, ऑफिशियल्स भी, रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी आते थे। मगर ये जो है ना, ये अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश वालों ने ये स्पॉन्सर किया हुआ है, इसीलिए पहली दफ़ा ये कि वो खुद बैठे हैं बीच के। अच्छा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठे हैं। अभी आपने जिक्र किया अमेरिकन के भी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी एक बैठे हुए हैं जी। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इससे ये इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि इसके पीछे कोई ऑफिशियल सैंक्शन है, दोनों हुकूमतों ने ओके किया कि आप करें ये, और दोनों हुकूमतें एक्सप्लोर कर रही हैं कि जो बातें डायरेक्ट नहीं कर सकते विदाउट कमिटिंग समथिंग, कि जैसे नॉन पेपर कहते हैं, इसके ज़रिए कोई बातें जो हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है। और ये जो रिपोर्टिंग हो रही है, ये पहली दफ़ा मैंने देखा है। पहले जब भी इस किस्म के थिंक टैंक्स के अंदर बातें होती हैं तो कोई खबर बाहर नहीं आती, बिकॉज वन ऑफ द रूल्स इज, जैसे वो चैथम हाउस रूल्स कहते हैं कि जो यहाँ डिस्कस होगा वो बाहर नहीं जाएगा, कोई इंटरव्यूज़ नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये बिल्कुल ऑफ द ग्रिड होगा। ओके, इस दफ़ा आपने देखा कि इंडियन अखबार जो है जी, वो ऐसे जैसे एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कोई उनको कह रहा है कि ये चलाओ। हाँ, और पहले आपने कहा कि हिंदुस्तान टाइम्स में आता रहा, अब एक्सप्रेस में भी आना शुरू हो गया, और इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें मैंने आज पढ़ी हैं जो कि लगता है ऐसे है कि बिल्कुल एक मिसलीडिंग, डिलिबरेट मिसलीडिंग हो रही है। अच्छा, मैं नहीं समझता कि इंडिया के रिपोर्टर्स इतने बाखबर हैं या बेवकूफ़ हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि ये ट्रैक 2 जो है इसका क्या तल्लुक़ होता है विद गवर्नमेंट्स और नॉट। अच्छा,
एक लम्हे में कहते हैं ट्रैक 2 है, दूसरे लम्हे में कहते हैं बैक चैनल। बैक चैनल जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में या परसों के प्रोग्राम में बताया था, वो बैक चैनल होती है ऑफिशियल लेवल की। अच्छा, दैट इज़ नॉट वाया दिस। उसमें ये होता है कि आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स या जो हैं वो खुफिया तौर पे मिलते हैं, या ISI के और रॉ के लोग मिलते हैं खुफिया तौर पे। अच्छा। और वहाँ वो कुछ बातें होती हैं जो कि बिल्कुल बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स होती हैं और हाईएस्ट लेवल पे होती हैं, और किसी किस्म की खुशबू ये बू भी नहीं आती होती, ठीक है, जो कि पहले होती रही हैं। दोज आर नोन एज बैक चैनल्स। ओके, कि भाई हम फॉरेन ऑफिस के जरिए नहीं कर रहे, खुल के नहीं कर रहे, कहीं बैठ के नहीं कर रहे। तो कभी वो बैंकॉक में हो जाती थी, कभी वो इराक में हो जाती, कभी ईरान में, कभी UAE में, वो बैक चैनल चलती थी। जब भी कोई क्राइसिस हो तो उसको मीडिएट करने के लिए। जी। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब तजारत खुलने की बात हो रही थी, जबकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उधर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, और वो उस वक्त बातें हो रही थी कि जी किस तरीके के साथ तजारत को बढ़ाना है और नहीं करना। तो उस वक्त भी बैक चैनल चल रही थी। उनकी तरफ से उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, हमारी तरफ से शहरयार खान साहब थे, जो कि एक ज़माने में फॉरेन ऑफिस सेक्रेटरी भी रहे हैं और PCB के चेयरमैन भी रहे हैं। तो उनको कहा गया था कि आप हमारी तरफ से बैक चैनल चलाएं। तो इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। सो दिस इज़ नॉट बैक चैनल। मैंने चेक किया फ्रॉम माई सोर्सेज इन द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान एंड एल्सवेयर कि ये कोई हमारा इसमें कोई फीडबैक जो है ना हमारी तरफ से नहीं है कि इसको आगे बढ़ाएं या इसको कम करें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, मतलब है कि वी हैव नॉट ऑफिशियली सैंक्शनड दिस। ओके। तो अब जिनको ये इन्होंने इनवाइट किया है, आपने शहरी रहमान साहबा का नाम लिया, एक दो और लिया, ये हमेशा इस किस्म के ट्रैक 2 पे जाते हैं। ओके। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुराने घोड़े हैं जैसे आप समझें ये। मगर दूसरी बात ये होती है इस किस्म के डिस्कशंस में कि जो भी जाता है जिसका ताल्लुक रियासत के साथ किसी न किसी स्टेज पे रहा हो, शहरी रहमान साहिबा एम्बेसडर रही हैं, मिनिस्टर रही हैं, उधर पटौदी साहब इज़ बीन इन द ISI, कुछ हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग होते हैं जो कि हाई लेवल ऑफिशियल्स रिटायर्ड। होता ये है कि जाने से पहले इस किस्म के जैसे कि उधर भी यही होता है, जाने से पहले ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करते हैं, ब्रीफ पूरी लेते हैं कि क्या पूछा जा सकता है, क्या हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होती, दिस इज़ सेमी इंडिपेंडेंट थिंकिंग। मगर इसके साथ साथ और भी लोग होते हैं जो ना ब्रीफ लेके जाते हैं ना ब्रीफ लेके आते हैं। वो जर्नलिस्ट होते हैं या और इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो कि ना रिपोर्टिंग करते हैं ना पूछ के जाते हैं। मगर ये जो है ना, इसमें ऐसे लगता है कि जो गया है वो उधर से भी पूछ के आया है जी, और इधर से भी पूछ के गए हैं, और जो वहाँ बातें हुई हैं उन्होंने भी रिपोर्टिंग की है वापस जाके अपने फॉरेन ऑफिस को या नेशनल सिक्योरिटी को, और इधर भी जो गए हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया है। तो लगता है ऐसे है कि इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया जा रहा है। अच्छा, मगर निकला कुछ नहीं इसमें, कोई ऑफिशियल सैंक्शन नहीं है, हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल सैंक्शन नहीं है। अब सवाल ये आया कि इतनी इंडियन मीडिया क्यों इसको चला रहा है, और हम क्यों खामोश हैं? हमारे मीडिया को तो किसी ने ब्रीफिंग नहीं दी, जो लोग गए हैं उन्होंने कोई ब्रीफिंग नहीं दी, और अभी तक कोई सवाल का जवाब भी नहीं और ना ही वो देंगे। हाँ। तो इंडियन मीडिया को कौन ब्रीफिंग दे रहा है? जो लोग उसके अंदर है वो दे रहे हैं, या गवर्नमेंट दे रही है, या रॉ दे रही है, कौन ब्रीफिंग दे रहा है? तो ये सवाल खड़ा हो गया ना अब जी। तो ये जो रिपोर्टिंग है इसके अंदर बड़ी अफवाहें हैं जी। एक अफवाह तो कल परसों निकली थी जिसके ऊपर मैंने तबसरा किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो बहाल कर देते हैं, आप हमारा ये स्पेस दे दें। बातें हो रही हैं कि जी वो तो ये था कि गवर्नमेंट के साथ आपस में बैक चैनल हो रही है। ये इंडिया की खबर थी जी। बिल्कुल गलत खबर थी। जैसे मैंने कल कहा, कोई ऐसी बात नहीं हो रही बैक चैनल के जरिए कि जी पानी हम खोल देते हैं या नहीं करेंगे, और उधर आप हमारे $500 मिलियन का जो नुकसान हो रहा है एयर इंडिया का, उसको आप रास्ते खोल दें उनके लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी, आपको दिलचस्प ये बात बताओ कि मेरी चिड़िया की ये खबर है कि इनके इस डायलॉग के दरमियान भी ये कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ, बिल्कुल ये डिस्कस नहीं हुआ, आइडिया फ्लोट तक नहीं हुआ। तो ये फिर कहाँ से ये आइडिया अखबारों में आना शुरू हो गया? इंडियन एनालिस्ट ने इसको वेलकम किया और इसे ग्रीन सिग्नल करार दिया। तो इसलिए ये एक पूरी लगता है कि इसके पीछे कोई सोच है इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की, इंडियन रॉ की, इंडियन फॉरेन ऑफिस की। तो आरएसएस के जो सेक्रेटरी सीनियर थे, तो सवाल ये है कि इसके अंदर आरएसएस के लोग पहली दफा आए जी, बीजेपी के जो रहे हैं जी जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें, एक तो ये हो सकता है कि बीजेपी ने कहा है आरएसएस को कि एंटी पाकिस्तान हार्डलाइन तो सबसे ज़्यादा आपकी होती है, हम इम्प्रेशन दुनिया को देना चाहते हैं कि हम पीसफुल,
हम ज़बरदस्ती लड़ाई नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ जी हम डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते रीजन को ठीक हमने तो जो सिंदूर किया था वो तो इसलिए किया था ना कि हमारे ऊपर कोई एक ऑपरेशन हो गया था टेररिज्म का पहलगाम तो उनको ये कहा है कि आरएसएस को क्योंकि आप हार्ड लाइनर हैं तो आपकी तरफ से ये थोड़ी अमन की बातें होनी चाहिए नॉर्मलाइजेशन की बातें होनी चाहिए बीजेपी ने ये कहा है कि हम नहीं कर सकते हम करेंगे तो कमज़ोरी समझी जाएगी पाकिस्तान समझेगा कमज़ोरी है ये मांग रहे हैं अब अमन की बात कर रहे हैं तो ये तो हम इम्प्रेशन नहीं देना चाहते ना ही हम अपनी आवाम को देना चाहते हैं हमने तो हार्ड लाइन ली हुई है हम तो वोट जीतते हैं इससे ऊपर मगर हमें दुनिया का भी तो बताना है ना कि वी आर द गुड गाइज हम वॉर मंगर नहीं हैं हम लड़ाई झगड़े नहीं चाहते अच्छा क्योंकि अब प्रेशर पड़ रहा है और इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया देख रही है कि ये अब पानी वाली बात है ये तो ह्यूमन राइट्स की बात बन जाती है तो इंडिया थोड़ा अंडर प्रेशर है बीजेपी गवर्नमेंट तो उन्होंने शायद आरएसएस को कहा कि आप ये शोशा छोड़ें अच्छा तो देखते हैं ये बात कहाँ तक जाती है क्या पाकिस्तान के लोग भी इसको उठाते हैं क्या इसके ऊपर कोई माइलेज मिलती है कि नहीं मिलती कि अगर मिलती है तो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं एक तो ये दूसरी ये थ्योरी है कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त इंडिया और इसराइल का एक इकट्ठ हो रहा है और वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री इकट्ठ हो रहा है जी और उसका जो मेन पर्पस है वो एंटी पाकिस्तान इकट्ठ हो रहा है डीजी मिलिट्री का भी विजिट हुआ ठीक 23rd तो उसको ये नहीं ये इंप्रेशन ये जा रहा है कि इंडिया फिर कोई ना कोई तैयारी कर रहा है कुछ ना कुछ करने की अच्छा इसीलिए इजराइलीज को पूरा इनवाइट कर लिया कि अंदर ही आगे बैठ जाए हाँ ठीक तो और ये देखिए ना दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग तो अब क्या हकीकत क्या है दैट आई कांट से बट मैंने आपको बता दिया है कि इस वक्त जो थेरीज चल रही हैं जी क्योंकि डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई इंडियन गवर्नमेंट की चाल है अब वो क्या अमेरिका और बरतानिया और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं वी आर नॉट वॉर मंगर्स हाँ हम तो नहीं करना चाहते हम तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात हाँ, कर रहे हैं हमारी आरएसएस ये बात कर रही है दत्तात्रेय होसवाले मगर एक तो ये थ्योरी है दूसरी ये थ्योरी है कि ये आपको फॉल्स वो अंग्रेजी का मुहावरा टू लल यू इनटू ओके आपको रिलैक्स करवा रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे तो पीछे से कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं सरप्राइज कुछ करना चाहते हैं और ये आपको सिर्फ इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ वॉर ओके हम देने की ठीक है एक दफ़ा पॉज तो किया हुआ मगर अब कोई इंटरेस्ट नहीं है मगर दूसरी तरफ ये कुछ और तैयारी कर रहे हैं ओके तो ये भी इसके पीछे हर किस्म की सोच हो सकती है बट डेफिनेटली दिस इज़ फॉर श्योर कि ये सिंसियर एफर्ट नहीं है और ये एक प्लान्ड ऑपरेशन है और पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको बता दूं कोई पाकिस्तान ने किसी किस्म की भी ओके नहीं किया किसी चीज़ को और एक और आखिरी थ्योरी है के अब ये आप खुद चुन ले एक थ्योरी ये है कि एयर इंडिया जो है वो बंद हो जाएगा 6 माह में जी उनकी हालत बड़ी पतली उनकी है हालत 500 to 600 इतने ज़्यादा लॉसेस वो सस्टेन नहीं कर जी। सकते उनकी तरफ से बहुत सख्त प्रेशर है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि आप कुछ मुकमुका करें हमारी ये एयर इसको खुलवाएं मैं आपको बताऊं 2 माह पहले एक अफवाह चली थी पक्की अफवाह थी इंडियन अखबारों ने ये बात शुरू कर दी थी कि जी हो गया तय हो गया पाकिस्तान अगले महीने खोल रहा है एयर स्पेस खोल रहा है तो उसी वक्त मैंने अपने चिड़िया को भगवाया इस्लामाबाद तो वहाँ से पता चला नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है मगर ये जो है ना पाकिस्तान एक महीने की इसको एक्सटेंशन दे रहा है इससे ये इंप्रेशन बढ़ता है कि किसी स्टेज पे शायद इसको रिमूव भी कर दें अच्छा एक्सटेंड ना करें तो उसकी वजह से फिर इंडिया वाले जो हैं वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि जी आप तजारत शुरू कर लें ये कर लें वो कर लें तो हम कह रहे हैं नहीं अभी हम वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इसीलिए अभी तक एम्बेसडर्स भी एक्सचेंज नहीं किए मगर ये मुमकिन है कि ये जो बिग बिजनेस जो एयर इंडिया को मलकियत है जिसकी जी हो सकता है कि उनकी तरफ से आरएसएस को या बीजेपी को अप्रोच किया हो कि हम मारे जा रहे हैं आप कुछ करें कुछ एक माहौल बनाएं और उन्होंने फिर ये सोचा हो कि अच्छा ये माहौल कैसे बनेगा ये तो फिर आरएसएस के जरिए हम करवाते हैं तो इस किस्म की मेरा ख्याल है ये समवेयर इन दिस एरिया कुछ ना कुछ हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही एंगेजमेंट शुरू ये दरमियाना जो है इस वक्त कोई दरमियाना रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है मगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की तरफ से कोई पेशकदमी नहीं है सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बात हो कि इसको रिस्टोर करो और पानी के साथ और इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कोई बात हुई नहीं है पाकिस्तान की पोजीशन भी अभी वाज़ेह नहीं कोई बात नहीं हुई ना ही पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ है कि
आप जो कश्मीर में कर रहे हैं वो आपने यूनिलैटरल स्टेप्स लिए, हमने तजारत बंद कर दी, हमने एयर स्पेस आपकी बंद कर दी, आपने जंग की हमारे ऊपर, तो हम तो नहीं छोड़ेंगे आप। तो वो तो मौक़िफ़ है आपका। अब वो किस स्टेज पे उसको तब्दील होगा, वो इट हैज़ टू बी एट अ वेरी हाई लेवल, और मैं समझता हूँ वो अभी वक्त नहीं आया। नए इंडियन डिप्लोमेट तो पाकिस्तान में अपॉइंट हो गए जो श्रीलंका में सर्व कर रहे हैं, वहीं जहां ये कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं वहां से वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके बाद आप समझते हैं कि कुछ बर्फ़ पिघलेगी दोनों ममालिक के दरमियान? मैं नहीं समझता कि शॉर्ट टर्म में कोई बर्फ़ पिघलेगी।